Good morning, students. Hope you all are doing well at home. To fight with COVID 19, the lockdown has been extended till 3rd of May 2020. So, we have decided to complete our remaining topics online. Today, I am taking the last topic of Unit 4, that is tortious liability of the state under Article 300. Even though the LLB students have studied law of torts in their previous semester, still I am going to give you a brief understanding of law of tort. As for the students of BA and BBA, it is a new branch of law. लॉ ऑफ टॉर्ट का जो ओरिजिन है वो बेसिकली यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ. इंडिया में टॉर्ट लॉ रिसेंटली डेवलप हुआ है बिकॉज इट्स नॉट अ कोडिफाइड लॉ. Secondly, it has no rules. And thirdly, no act or legislation has been passed till date. It is basically case law based. ये संहिताबद्ध नहीं है. ठीक है. Firstly, we'll go through the definition of law of tort. Tort has been derived from the word tortum, which means twisted, wrong और injustice, अन्याय जिसे हम कहते हैं. If someone has done some wrong to you, you can seek justice by taking them to the court of law. एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मिस्टर एक्स जो हैं वो रैंडमली मिस्टर वाई के घर में घुस जाते हैं और उनका स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं. क्या मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स के इस एक्शन से कोई लॉस हुआ? नहीं. बट उनकी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हुआ. सेकेंडली, इट वॉज अ ट्रेसपास, है ना, बाय मिस्टर एक्स. सो उनके लीगल राइट का भी वायलेशन हुआ. और ट्रेसपास हम सभी जानते हैं कि इट इज़ अ टॉर्ट. नाउ कम टू द सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज tort is a civil wrong which results in unliquidated damages that are not predetermined if one person violates the legal right of another. Tort is a civil wrong. Civil wrong शब्द पर आप ध्यान दीजिए. Against an individual यानी कि किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है. जबकि अगर हम क्राइम की बात करें, क्रिमिनल रॉन्ग की बात करें, तो क्रिमिनल रॉन्ग इज अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल, समाज के विरुद्ध अपराध है, यानी कि राइट इन रेम. जबकि टॉर्ट इज अ राइट इन पर्सोनम. अपराध का प्रभाव क्योंकि पूरे समाज में पड़ता है, इसलिए क्राइम जो है उसे हम समाज के विरुद्ध अपराध मानते हैं. लेकिन टॉर्ट जो है किसी एक व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित करता है, इसलिए हम इसे व्यक्ति विशेष के विरुद्ध एक अपराध मानते हैं. टॉर्ट के केस में हम सिविल सूट फाइल करते हैं, लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग्स में हम क्या करते हैं? क्रिमिनल केस फाइल करते हैं. एंड थर्डली, टॉर्ट में हमें डैमेजेस दिए जाते हैं, कॉम्पेंसेशन मिलता है, लेकिन क्राइम में केवल सज़ा का प्रावधान होता है या फिर फाइन का. नाउ कम्स द सेकेंड थिंग विच इज़ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करें तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या हैं और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या हैं, क्योंकि हमें टॉर्ट को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट से भी डिफ़र करना है. कॉन्ट्रैक्ट भी एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पर लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं. लिक्विडेटेड डैमेजेस से हमारा मतलब है contract is also a civil wrong, but the only difference is that it is for liquidated damages. अगर breach of contract की बात करें तो ये भी एक civil wrong है, लेकिन यहाँ पर हम एक निर्धारित प्री डिसाइडेड damages के लिए क्लेम करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को कहता है कि अगर आप 1 साल से पहले अपना जॉब छोड़ेंगे तो आपको कंपनी को 1 लाख रुपीज़ देना होगा. ऐसा उसके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है. हेयर रुपीज़ 1 लाख हैज़ बीन मेंशन्ड इन द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन केस ही लीव्स द जॉब बिफोर 1 year he has to pay rupees 1 lakh to the company. Here the amount of rupees 1 lakh has been predetermined.
ठीक है ना, इसे हमने पूर्व में ही निर्धारित कर लिया था कि अगर आप समय से पहले अपनी नौकरी छोड़ेंगे तो आपको कंपनी को इतना कॉम्पनसेशन देना होगा. बट व्हेन इट कम्स टू टॉर्ट, द एक्शन इज ऑलवेज बीन ब्रॉट फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, दैट इज विच हैज़ नॉट बीन प्री डिटर्मिन्ड. जैसे अगर हम मानहानि की बात करें, मानहानि एक टॉर्ट है, अपकृत्य है, तो मानहानि के केस में हर इंडिविजुअल की सोसाइटी में स्टेटस के हिसाब से उसकी गुडविल तय होती है एंड अकॉर्डिंगली कोर्ट उसकी रेपुटेशन की कीमत तय करते हुए उसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है. नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज टॉर्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट, जो कि आर्टिकल 300 में दिया गया है. अब बात करते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल किसी के लीगल राइट का वायलेशन करता है और वह एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो क्या ऐसे टॉर्ट के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा? सबसे पहले वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट की बात करते हैं. वाइकेरियस लायबिलिटी से आप समझते हैं प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत. क्या प्रतिनिधिक दायित्व जो है राज्य का, वो उसके एम्प्लॉयज़ के द्वारा किए गए कार्यों के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराएगा? द कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स आर सोलली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, फॉर विच द मैक्सिम स्टैंड्स एज qui facet per alium facet per se, that is, he who acts through another does the act himself. हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति जो किसी अन्य के माध्यम से कार्य कर रहा है, जैसे मास्टर सर्वेंट रिलेशन, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, इसी तरह से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन, तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के माध्यम से कार्य कर रहा होता है, तो ऐसे में क्या राज्य अपने एम्प्लॉय के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होगा या नहीं? द कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी पोस्टुलेट्स दैट इफ एन एम्प्लॉय कमिट्स अ टॉर्ट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ध्यान से इस वर्ड को ध्यान दीजिए कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, then his master or employer will be vicariously liable despite the fact that he himself did not commit the tort. यानी कि जब वाइकेरियस लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जब कोई एम्प्लॉई कोई टॉर्ट कमिट करता है और ऐसा टॉर्ट वो अपनी सेवा अवधि के दौरान करता है, तो ऐसे में उसका मास्टर वाइकेरियसली लायबल हो जाता है, प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के तहत लायबल हो जाता है कि जैसे ये अपकृत्य उसी के ही द्वारा किया गया हो. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप पुलिस ऑफिसर्स को स्यू करते हैं कि एक्सेसिव फोर्स यूज़ करी है उन्होंने, या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को स्यू करते हैं कि उसे किसी स्टूडेंट को निकाले जाने पर, या फिर अ प्रिजन वार्डन फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस ऑफ कन्फाइनमेंट. तो ऐसे कोई भी केसेस में हम स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं. नाउ कम्स द केस लॉज बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ द स्टेट. जब हम इन केस लॉज की बात करते हैं तो हमें दो बातों को जानना बहुत ज़रूरी है जो बार बार हमारे सामने आएंगी, दैट इज सोवरेन फंक्शन एंड नॉन सोवरेन फंक्शन. सोवरेन फंक्शन या संप्रभु का कार्य वो होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सरकार काम करती है, डिफेंस ऑफ द कंट्री या मेकिंग पीस और वॉर, फॉरेन अफेयर्स, ये सब क्या होते हैं? सोवरेन फंक्शंस होते हैं. जब सोवरेन फंक्शंस को करने के दौरान कोई अपकृत्य कारित हो जाता है, कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट शैल नॉट बी हेल्ड लायबल. ठीक है. और अगर वही नॉन सोवरेन फंक्शन की बात करें, यानी कि जो गैर संप्रभु के कार्य हैं जिन्हें कि सरकार भी करती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी करते हैं, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग, ये सब किस लिए किया जाता है? फॉर प्रॉफिट पर्पसेस. तो इसमें सेम वही प्रिंसिपल अप्लाई होगा जो नॉर्मली
प्राइवेट इंडिविजुअल के केस में मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप वाला होता है, यानी कि सर्वेंट के कामों के लिए मास्टर शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और इन अदर वर्ड्स फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्ट ऑफ टॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। चलिए अब फटाफट केसेस को देखते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट केस है P&O स्टीम नेविगेशन वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस केस में क्या हुआ था कि कुछ मजदूर थे जिनके हाथों में रॉड्स थी और वो रोड क्रॉस कर रहे थे। अचानक उन्होंने घोड़ों के आने की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर वे डर गए और रॉड्स को वहीं छोड़कर भाग गए। इस वजह से क्या हुआ, जो घोड़े थे वो इंजर्ड हुए, क्षतिग्रस्त हो गए। कंपनी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ केस फाइल किया और इस नेग्लिजेंट एक्ट से होने वाले नुकसान के लिए कॉम्पनसेशन मांगा। कोर्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपने सर्वेंट द्वारा किए गए इस अपकृत्य के लिए दोषी पाया और उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट है वो लायबल है कॉम्पनसेशन देने के लिए। तो ये P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का केस था, जो अपने आप में फर्स्ट केस था जिसमें कि हमने सोवरेन फंक्शन को पहली बार देखा। द नेक्स्ट केस इन द सीरीज इज, पहले हम स्टेट ऑफ राजस्थान वाला केस ले लेते हैं। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस 1962 का। इस केस में क्या हुआ था कि एक टेम्पररी एम्प्लॉय था, एक ड्राइवर था जिसका नाम था लोकुमल। वो स्टेट ऑफ राजस्थान की जीप रिपेयर के लिए वर्कशॉप ले गया था और वहाँ से लौटते समय उसने एक व्यक्ति जिसका नाम जगदीश लाल था उसको हिट कर दिया। जगदीश लाल की हॉस्पिटल में डेथ हो गई और जगदीश लाल की जो वाइफ थी विद्यावती, उसने कोर्ट में केस किया कि उसके हस्बैंड की डेथ के लिए स्टेट को लायबल ठहराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिस्पॉन्सिबल माना और विद्यावती को कॉम्पनसेशन दिया गया। ठीक है, और इस सूट में जो विडो थी उसने डैमेजेस के लिए क्लेम किया था और साथ ही साथ जो स्टेट थी उसको लायबल ठहराते समय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा, द एक्सीडेंट टुक प्लेस व्हाइल द कार वाज रिटर्निंग फ्रॉम वर्कशॉप विच वाज नॉट एन एक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन फंक्शन। उन्होंने इसे संप्रभु का कार्य या सोवरेन फंक्शन नहीं माना, नॉन सोवरेन फंक्शन माना, और क्योंकि नॉन सोवरेन फंक्शन माना तो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। अब हम बैक जाते हैं कस्तूरी लाल के केस में। ठीक है, 65 का 1965 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कस्तूरी लाल नाम के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना व चांदी बरामद किया गया और उसने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मैं एक सुनार हूँ, गोल्डस्मिथ हूँ और ये सारा मेरा सोना है। लेकिन मेरठ पुलिस ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे जेल में डाल दिया और उससे बरामद जो सोना चांदी था उसे सरकारी मालखाने में रखवा दिया। इंक्वायरी के बाद ये सामने आया कि वह तो एक सुनार है और ये सारा सोना जितना भी है ये सब उसी का ही है। उसे रिलीज़ कर दिया गया। अपने रिलीजिंग ऑर्डर पाने के बाद उसने अपना सोना जो कि मालखाने में रखवाया गया था उसको डिमांड किया, लेकिन पुलिस कांस्टेबल जिसको इसके लिए इसकी सुरक्षा के लिए रखा गया था वो ये सारा सोना चुरा करके पाकिस्तान भाग गया। कस्तूरी लाल ने यूपी पुलिस के खिलाफ कॉम्पनसेशन के लिए वाद दायर किया तो कोर्ट ने कहा क्योंकि पुलिस फंक्शन जो है एक सोवरेन फंक्शन है, संप्रभु का कार्य है, अतः राज्य इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। हेंस कस्तूरी लाल डिडंट गेट एनी कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पर जब हम इस केस को देखते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया कि एक डिफरेंस किया गया सोवरेन और नॉन सोवरेन फंक्शन में। यहाँ पर इसे सोवरेन फंक्शन माना, हालांकि कस्तूरी लाल के जजमेंट को काफ़ी टाइम तक इसे क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये जजमेंट अपने आप में ठीक नहीं था, लेकिन लेटर ऑन इससे काफ़ी क्लैरिटी भी आई कि सोवरेन और नॉन सोवरेन फंक्शन को डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा।
जैसा मैंने आपको बताया कि सोवरेन फंक्शन की कैटेगरी में वो फंक्शंस आएंगे विच आर डन बाय गवर्नमेंट एंड विच रिलेट्स टू डिफेंस ऑफ द कंट्री, मेकिंग पीस और वॉर, फॉरेन अफेयर्स हैं, पुलिस है, ये सब हमारे सोवरेन फंक्शंस में आते हैं। और उसी के साथ जो नॉन सोवरेन फंक्शन होते हैं वो फंक्शंस होते हैं जो हम किसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं। वो गवर्नमेंट भी कर सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी करते हैं, जैसे रोड ट्रांसपोर्टर है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, ट्रेडिंग है, ये सारी चीज़ें। स्टेट ऑफ राजस्थान हम कर चुके हैं। नाउ कम्स मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस जो टॉपिक है इसको हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी केसेस हमारे मेडिकल नेग्लिजेंस से भी आते हैं। द सॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस should not happen in a hospital. If any negligence is done by the members of the hospital staff, the state is bound to compensate the legal heirs of the deceased. ये बात कही गई थी जन संघर्ष मंच वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में, जिसमें कहा गया था कि नेग्लिजेंस जैसा शब्द हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हॉस्पिटल स्टाफ या मेंबर्स करते हैं तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कॉम्पनसेट करने के लिए। नेक्स्ट केस है इसी सीरीज में देवकी नारायण प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 1983। इट वाज द ब्रेक थ्रू केस दैट गेव बर्थ टू द नोवल कंसेप्ट ऑफ कॉम्पनसेटरी जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट। यहाँ पर कॉम्पनसेटरी जूरिस्प्रूडेंस कर लीजिएगा आप। इन दिस जजमेंट द कोर्ट apart from granting the petition also provided a sum of rupees 25,000 as exemplary cost. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल पिटीशन को अलाउ किया था बल्कि साथ ही साथ उन्होंने इसमें 25,000 रुपये का कॉम्पनसेशन भी दिया था। Now comes the next topic, that is, can civil liability arise as a consequence of the violation of constitutional right? क्या हम सिविल लाइबिलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वायलेशन में भी क्लेम कर सकते हैं? Though the concept of state liability was incorporated way back during the British rule, but after independence the first case which dealt with this issue was Rudal Shah वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जो स्टेट लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये बहुत पहले ब्रिटिश रूल में ही जो है इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो इसका पहला केस था वो रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का था। इस केस में क्या हुआ था कि रुदल शाह के केस में पिटिशनर को 14 साल तक जेल में गैरकानूनी रूप से बंदी बनाकर रखा गया था और उसके बाद भी उसको रिहा नहीं किया जा रहा था। तो पिटिशनर ने रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस दायर की। इस केस में न केवल उसकी रिट अलाउ की गई बल्कि उसे कॉम्पेंसेशन भी मिला, क्योंकि यहाँ पर उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ था, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ये निर्णय दिया बल्कि प्रिंसिपल भी लेट डाउन किया कि सिविल लाइबिलिटी कैन अराइज व्हेन constitutional rights are violated. Civil liability can also emerge when there is a violation of personal liberty, that is Article 21. So इस केस में न केवल पिटिशनर को न्याय मिला बल्कि उसे कॉम्पेंसेशन भी दिया गया, जो कि उसके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के वायलेशन के लिए उसे दिया गया। Next case is Bhim Singh versus State of Jammu and Kashmir 1986. In this case, the court held that if a person complains that his or her legal right has been invaded, the court has jurisdiction to provide the aggrieved party with monetary compensation. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी निर्धारित किया वो ये था कि यदि कोई व्यक्ति ये कंप्लेंट करता है कि उसके किसी विधिक अधिकार का हनन हुआ है, तो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उस पीड़ित पक्षकार को, उस एग्रीव्ड पार्टी को मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दिलाए। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है न्यायालय ने क्या किया था, इसे मॉनिटरी कॉम्पनसेशन अवॉर्ड किया था। इसी सीरीज़ में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट केस है, वो नीलाबती बहेरा का है। नीलाबती बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संप्रभु की उन्मुक्तता जो राज्य को टॉर्ट के मामलों में मिलती है, वह मौलिक अधिकारों के मामले में नहीं मिलती। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक मतलब जैसे कह सकते हैं क्लैरिटी आई थी इस मामले से। जिन्होंने कहा था कि वट एवर द इम्यूनिटी द सोवरेन इम्यूनिटी फ्रॉम टॉर्चस एक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टेट्स लायबिलिटी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सोवरेन इम्यूनिटी जो टॉर्ट के मामलों में मिलती है, वह मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में नहीं मिलती है। फंडामेंटल राइट्स के केसेस में जो कॉम्पेंसेशन डिमांड किया जाता है, वह केवल सिंबॉलिक होता है। उसमें अमाउंट जो है आपके राइट से होने वाले नुकसान के अकॉर्डिंगली नहीं होता, बल्कि केवल सिंबॉलिक होता है। उसका असेसमेंट कोर्ट एक्चुअल लॉस के बेसिस पर नहीं करता। यानी कि अगर आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन हुआ है, किसी की कस्टोडियल डेथ हो जाती है, किसी महिला के साथ रेप हो जाता है, अगर उसको कोर्ट ने मान लेते हैं 1 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिया, तो इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ हर लाइफ, या जो डेथ जिसकी हो गई विक्टिम, उसके परिवार के लिए वो कितना फाइनेंशियली कितना इम्पोर्टेंट था वो बंदा, उस बेसिस पर नहीं है। जबकि टॉर्ट के मामलों में ऐसा होता है। टॉर्ट के मामलों में एक्चुअल लॉस के बेसिस पर कॉम्पनसेशन तय किया जाता है। तो नीलावती बहेरा के केस में इस बात पर कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एक क्लियर व्यू दिया कि यहाँ पर जो कॉम्पनसेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के मामलों में या फंडामेंटल राइट्स के मामलों में दिया जाता है, दैट इज़ ओनली सिम्बॉलिक। नेक्स्ट केस आता है चला रामकोंडा रेड्डी का, जो कि 2000 का जजमेंट है। 2000 का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का, 2083। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द प्ली ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी वॉज नॉट अवेलेबल वेयर देयर वॉज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि जहाँ पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के हनन के मामले होंगे, वहाँ पर राज्य को सोवरेन इम्यूनिटी या संप्रभु की उन्मुक्तता की दलील देने का मौका नहीं मिलेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये है कि हाउ फार कैन द लायबिलिटी एक्सटेंड। यानी कि ये जो हम जिस लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये लायबिलिटी को हम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इज़ इट अवेलेबल टू फॉरेन नेशनल्स ऑल्सो? क्या ये जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी दी गई है या नहीं? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करता है एक केस जो है चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। इस केस में क्या हुआ था कि एक बांग्लादेशी महिला थी जो कि अजमेर शरीफ के दर्शन के लिए आई थी, और उसका रेप कर लिया गया था रेलवे ऑफिशियल्स के द्वारा जो कि कोलकाता में तैनात थे। लेटर ऑन क्या हुआ कि एक पिटीशन फाइल किया गया। चंद्रिमा दास जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थी, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया कैलकाटा हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 अगेंस्ट रेलवे बोर्ड। और ये किस लिए किया गया कि जो महिला थी, जो विक्टिम थी हनूफा खातून, उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम किया गया। इट वॉज कंटेंडेड बाय द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड ने क्या आर्ग्यूमेंट लिया कि क्योंकि हनूफा खातून जो है वो एक फॉरेन नेशनल है और शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। वाई? बिकॉज शी हैज़ नो फंडामेंटल राइट्स, नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर अवेलेबल टू हर। तो इस मामले में कोर्ट ने सारे इश्यूज़ को बहुत बारीकी से उसे कंसिडर किया और पिटिशनर को 10 लाख रुपीज़ कॉम्पनसेशन दिलवाया रिस्पोंडेंट से, मतलब रेलवे बोर्ड से। फर्स्टली ऑन द ग्राउंड ऑफ डोमेस्टिक जूरिस्प्रूडेंस बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस
बेस्ड ऑन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। और सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा जजमेंट था वो दो बातों पर बेस्ड था। एक तो डोमेस्टिक जूरिस्प्रूडेंस पे, हम सब जानते हैं कि जो भी व्यक्ति कोई भी फॉरेन नेशनल अगर इंडिया आता है तो हर व्यक्ति की, हर भारत के नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको बिल्कुल जो है उसके डिग्निटी, उसके स्टेटस का पूरा ध्यान रखे और उसको उसी गरिमामय पूर्ण जो है उसे वातावरण दे जो कि वो डिज़र्व करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक जूरिस्प्रूडेंस का भी मामला है और दूसरी बात ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। Supreme Court also contended that rape qualifies to be a gross violation of fundamental right to life and personal liberty, which is available to a person in general, irrespective of the fact that he is a citizen or not. हम सभी जानते हैं कि रेप जो है ये स्ट्रेट अवे वायलेशन है आर्टिकल 21 का, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, क्योंकि लाइफ के तहत ह्यूमन डिग्निटी आती है और ह्यूमन डिग्निटी जो है वो डिग्निटी ऑफ अ विमेन की भी बात करता है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट अवे आर्टिकल 21 का वायलेशन है और 21 जैसा कि आप सब जानते हैं कि न केवल सिटीजन्स यानी कि नागरिकों को मिला है बल्कि गैर नागरिकों को भी मिला है, इसलिए कोर्ट ने इस केस में 10 लाख रुपीस का कॉम्पेंसेशन अवॉर्ड किया। Now comes the conclusion part. Now I would like to conclude my lecture. इस पर्टिकुलर जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए, कोर्ट ने इन केसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स के मामले थे इसमें बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर राज्य को हम पूर्ण उन्मुक्तता, दैट इज़ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे देते हैं तो वह अपनी पावर्स को मिसयूज़ करेगा, जिससे नागरिकों के प्रति क्या होगा, अन्याय बढ़ेगा, इनजस्टिस बढ़ेगा। और हम सभी मानते हैं कि लॉ जो है वो स्टैटिक नहीं है, लॉ बहुत डायनामिक है, वो हर वक्त बदल रहा है, चेंज हो रहा है एज़ पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और जैसे जैसे समय बदल रहा है कोर्ट्स भी कॉन्शियस होती जा रही हैं सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वायलेशंस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से कोर्ट का नज़रिया भी बदल रहा है। इसलिए जो भी केसेस हमने अभी तक पढ़े, जैसे रुदल शाह का केस, भीम सिंह का केस, नीलावती बहेरा का केस या चंद्रिमा दास का केस, सो देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस जिनमें हमने देखा कि स्टेट को लायबल ठहराया गया है फॉर डैमेजेस, जबकि सोवरेन फंक्शन की दलील दे करके गवर्नमेंट लायबिलिटी को ख़त्म किया जा सकता था, पर ऐसा नहीं किया गया। स्टेट को हर हाल में सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। होप इस वीडियो में आपको आर्टिकल 300 में गवर्नमेंटल लायबिलिटी इन टॉर्चर्स एक्ट समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से आपको 20 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन श्योरली आता है। और मैंने इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी था, जिसको मैंने आपको बताया था कि आप इन दोनों में चूज़ कर सकते हैं कि आपको अमेंडमेंट वाला टॉपिक ऑप्ट करना है या टॉर्शियस लायबिलिटी ऑप्ट करना है। तो आप दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।